हे गाइस, स्टार ऑफ गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में अभी तक हम देख चुके हैं कि कैसे बैम लॉर्ड कांजन का सामना कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ टीम शिविशु ने वून यून को भी ढूंढ लिया है। तो देखते हैं आगे की स्टोरी में। हम देखते हैं कि शिविशु, हात्सु और उसके साथ ही वून यून का एक साथी जो यहीं का लोकल रहने वाला है एक गेट के आगे खड़े हैं। और यहाँ शिविशु हात्सु से पूछता है, तो क्या तुम अंदर जाने के लिए रेडी हो? इस पे हात्सु उससे कहता है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि हमें सिर्फ अपने आप ही जाना चाहिए, किसी और को साथ नहीं लेकर जाना चाहिए? इस पर शिविशु जवाब देता है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। हमारा मेन मिशन ये है कि हमारे सामने खतरा फील ना करे, और अगर इवान और लैक हमारे साथ आते तो सब कुछ खराब हो सकता था। यहाँ पर हम वून यून के उस साथी को भी देख सकते हैं जो दिखने में काफी छोटा और वाइट है। शिविशु इसकी तरफ इशारा करके कहता है, हमें बस अपने इस बौने दोस्त पे थोड़ा सा भरोसा दिखाना है और आगे बढ़ते रहना है। और जब ठीक 1 घंटे पहले वून यून के घर पे हम देख पाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और यहाँ हम जान पाते हैं जब वून यून बताता है कि वो अपनी सारी पावर्स खो चुका है, उसके पास पावर ऑफ फ्लेम नहीं है, तो इसीलिए वो इनकी मदद भी नहीं कर सकता। जिसे सुनकर इवान उससे पूछता है, तुमने ये कैसे मैनेज कर लिया कि तुम अपनी पावर ही खो दो? जिसे सुनकर वून यून थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हें वो स्टोरी बताई तो तुम सोचा कि मैं पूरा पागल हूँ। यहाँ वून यून बताता है कि कैसे बहुत टाइम पहले उसने एक खून फैमिली के एक मेंबर की अपने फ्लेम का यूज़ करके जान बचाई थी। ऐसे तो हम टीममेट्स थे, लेकिन वो कभी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, लेकिन जब मैंने एक बार उसकी जान बचाई उसके बाद हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। और उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरी आग सिर्फ दूसरों को जलाने के लिए या दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए नहीं है, बाकी यून मैं फैमिली मेम्बर की तरह, बल्कि मैं दूसरों की जान भी बचा सकता हूँ। और इसीलिए मैंने ओरिक माजिनो की ऑर्गेनाइजेशन वो का इस सॉन्ग को ज्वाइन किया और टावर में इधर उधर घूमने लगा ताकि अपनी फ्लेम का यूज़ करके लोग की मदद कर सकूँ जिनको इसकी ज़रूरत है। और कुछ 10-15 साल पहले मैं यहाँ आया, यहाँ कंडीशंस इतनी ख़राब थी, इतनी कठिनाई भरी थी कि यहाँ पे कोई रैंकर था ही नहीं। यहाँ सिर्फ कुछ आदिवासी जातियाँ रहती थी जो कि सभी से कट कर अलग अपनी ही दुनिया में रहते थे, लेकिन यहाँ भी अलग अलग पद बने हुए थे, हायरार्की थी इन जातियों के बीच में। और यहाँ के रूलर थे कुकुम, जिनसे तुम पहले ही मिल चुके हो जब यहाँ तुम आए थे, जो बिल्कुल ही इंसानों जैसे दिखते हैं और उनका दिमाग और सोचने का तरीका बिल्कुल इंसानों जैसा ही है, और इसीलिए वो दूसरी जातियों पे यहाँ से ज़्यादा पावरफुल होने पर राज भी कर पाए। और यहाँ कुकुम के सामने यहाँ की बाकी जातियों के लोग को भी झुकते हुए देख पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब यहाँ पे कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जिनसे ये ज़बरदस्ती हेट करते थे, और उनमें से एक ट्राइब थी डूनी ट्राइब। और इस हेट का कारण था कि वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा भद्दे होते थे, और अंत में इसी हेट के कारण उन्होंने सभी डूनीज को मार दिया सिवाय एक के, जिसे वो अपना गुलाम बना के रखते थे, और इसका नाम था डेवी। और डेवी की ऐसी हालत देख के मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो हमेशा उसे परेशान करते रहते थे। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद करूँगा, और मैंने अपनी सारी आग के लपटों को एक ही जगह बुला के उनकी पावर का यूज़ करके एक बहुत ही पावरफुल वेपन बनाया जो कि एक हैमर के रूप में था, और उसे गिफ्ट के रूप में दिया। यह हथौड़ा दिखने में सुनहरा था और इसने डेवी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना दिया। और मुझे लगा कि अब इन सब चीज़ों का अंत हो जाएगा क्योंकि अब वो पावरफुल है, वो अपनी रक्षा कर सकता है, अब उसे कोई गुलाम की तरह ट्रीट नहीं कर पाएगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। डेवी पागलों की तरह सभी कुकुम को अपनी साइड में मारने लगा, जो भी उसे दिखता था उन सभी को मार देता था, उन्हें कभी भी सरेंडर नहीं करने देता था, चाहे वो भीख मांगे सरेंडर करने की। और इसके बाद उसने बदला लिया दूसरी ट्राइब से, दूसरी जातियों से, क्योंकि उन्होंने कभी उसकी मदद नहीं की जब उसके साथ बुरा किया जा रहा था, और इसलिए उसने उन लोगों को ही मारना चालू कर दिया। और अब इस जगह पे काफ़ी कम लोग बचे हैं, और उनमें से एक है ये छोटे बौने दिखने वाले लोग, क्योंकि डेवी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेव करते थे, और इसी के साथ सिर्फ कुछ कुकुम ट्राइब के भी लोग बच पाए हैं। ये सब होने के बाद मैं डेवी के पास वापस गया ताकि मैं उससे अपना हथौड़ा वापस ले सकूं, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। ऐसा लगा जैसे कि वो इसके वश में आ गया है, वो ताकत के नशे में आ चुका था। और मैंने अपनी सारी आग के लपटों की पावर इस हैमर को बनाने में लगा दी कि अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा, मैं बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हूँ। और इसी के साथ वून यून की स्टोरी ख़त्म होती है कि वो कैसे पावरफुल से नॉर्मल रेगुलर बन के रह गया है। और इसी के साथ वून ये भी कहता है कि मैं चाहता था कि तुम्हें मदद कर सकूं, लेकिन मैं ऐसे तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है। मेरा वेपन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं उसे वापस चुरा भी नहीं सकता। इन सभी बातों सुनकर शिविशु एक बहुत ही अजीब सा मुंह बनाता है और इवान के कान में कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है यून परिवार में? जिसे सुनकर इवान जवाब देता है कि हाँ, मैंने ऐसा देखा है कि वो अपनी पावर्स को किसी वेपन के साथ जोड़ देते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ बना पाते हैं। लेकिन शिविशु कहता है कि हाँ वो तो मैं समझ गया, लेकिन कोई इतना बुद्धू कैसे हो सकता है? इस बात को सुनकर इवान शिविशु से कहता है कि कभी कभी रैंकर इतने लंबे समय तक जी रहे होते हैं कि उनका दिमाग समय के साथ बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। और इवानिया वून से कहता है, लगता है उस देवी को जाके पेलना पड़ेगा और तुम्हारा वेपन वापस से लाना पड़ेगा। ये सुनकर इवान और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे कहता है
कि मैंने उसके ऊपर एक श्राप लगाया था कि अगर कोई भी उसके पुराने यूजर से उसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश करे तो हथियार और वो व्यक्ति दोनों ही खत्म हो जाए। इवान अब और भी चिड़चिड़ा हो जाता है और उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में कोवूनियन बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया, मुझे लगा कि कुकुम इनसे वो चुरा ना ले और फिर डेवी की खैर नहीं होती। लेकिन इन्हीं सब डिस्कशन के बीच में शिविशु वून से पूछता है तो क्या अगर हम इस वेपन को वापस ले आए तो क्या तुम खून की मदद कर पाओगे, उसे जगा पाओगे। वो कहते हैं हाँ शायद, मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन शायद कर सकता हूँ। हम शिविशु को काफ़ी कॉन्फिडेंट देखते हैं और वो कहता है वून से कि ये सब हम पे छोड़ दो, हम तुम्हारे हथौड़े को वापस लेके आएंगे। इवान शिविशु को शक की नज़र से देख के पूछता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम उस हथौड़े को वापस ला सकते हो। शिविशु के जवाब में कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ वो वून से उस बॉने को भी अपने साथ लेके जाने के लिए कहता है क्योंकि डेवी इन लोगों की प्रेजेंस को बुरा नहीं मानता। और यहाँ हम देख पाते हैं कि स्टोरी की शुरुआत में हात्सु, शिविशु और वो बॉना असल में डेवी के घर के बाहर थे और हम हात्सु को चिल्लाते देखते हैं ओए बाहर आ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन शिविशु कहता है ओए पागल हो गए हो क्या, इस तरह उन पर चिल्लाओ मत वरना वो डर जाएंगे। पर एक छोटा ड्रोन आता है जो कि एक लाइफ फॉर्म को डिटेक्ट कर पाता है जो कि हमारे शिविशु और हात्सु थे। और तभी एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पे डेवी की एंट्री होती है। हम दूर देख पाते हैं एक सुअर जैसा आदमी जिसके हाथ में बहुत लंबा सा हथौड़ा है और हम डेवी की शक्ल को साफ साफ देख पाते हैं। डेवी इनसे पूछता है तुम इतनी दूर यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हात्सु डेवी को देख के कहता है ये तो सुअर जैसा लगता है देखने में। यह सुनकर डेवी गुस्सा आ जाता है और कहता है सुअर सुअर कैसे कह रहे हो तुम। शिविशु और हात्सु आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि शिविशु का कहना था कि ये सुनकर वो गुस्सा हो जाएगा, जबकि हात्सु कह रहा था कि जो जैसा दिखता है उसे वैसा ही ना कहना चाहिए। लेकिन शिविशु बात को संभाल लेता है, वो डेवी के सामने झुक जाता है और उसे कहता है कि लॉर्ड डेवी हम तो सिर्फ यहाँ से जा रहे थे, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन हम यहाँ आपके पास आए, इसके पीछे एक रीज़न है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए प्लीज़ सर। और शिविशु कहता है कि इस मुश्किल समय में हमें आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए, हमें आपका वो हथौड़ा चाहिए। लेकिन इसकी बात को बीच में ही काटते डेवी कहता है मेरा हथौड़ा, तुम क्या उसे चुराने आए हो। लेकिन शिविशु लॉर्ड डेवी को मक्खन लगाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, हमें इस हथौड़े की जरूरत नहीं है, बल्कि इस छोटे बॉने को है। लॉर्ड डेवी जवाब में कहता है कि इस बॉने को इसकी क्या जरूरत है, बॉने तो काफ़ी शांतिप्रिय होते हैं, इन्हें मेरी हथौड़े की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शिविशु जवाब में कहता है जब कुछ दिन पहले शिविशु उसके टीममेट यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा एक बहुत ही बुरी चीज़ हो रही है। इस बॉने के सामने ही इसकी माँ और उसके छोटे भाई को बहुत ही गंदी तरह मार दिया गया। और जब इसके पीछे इसका कारण जानने की कोशिश की इन लोगों ने तो उन्हें पता लगा कि इसके पीछे कुकुम जाति के लोग हैं जो कि वो यून के साथ मिल गए और सभी बॉनों को मार रहे हैं और अब आखिरी बॉना यही बचा है। और शिविशु इसी के साथ लॉर्ड डेवी से ही रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ अपना हथौड़े से कुछ समय के लिए दे दीजिए ताकि अपना बदला ले सके उन कुकुम लोगों से। और आपको तो पता ही होगा कि कैसा फील होता है जब अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को सामने से मरते हुए देखा जाए उन कुकुम के हाथों से। लेकिन लॉर्ड डेवी गुस्से में आगे कहता है कि मैं इस डॉफ के साथ चलूंगा, इस बॉने के साथ चल के मैं खुद इसके सामने उन लोगों से बदला लूंगा। यहाँ पहली बार हम इस बॉने को बोलते हुए देखते हैं, इसकी आंखों में आंसू होता है, गुस्से से भर के कहता है कि मैं अपनी फैमिली का बदला खुद से लेना चाहता हूँ सर, क्या आप प्लीज़ मेरी मदद करेंगे ऐसा करने में। आप अपनी पावर मेरे को कुछ समय के लिए उधार दे सकते हैं, अपनी इस हैमर को कुछ समय के लिए मेरे को दीजिए ताकि मैं अपनी फैमिली का बदला ले सकूं उन कुकुम लोगों से। इसके ठीक बाद हम शिविशु, हात्सु और उस बॉने के हाथ में हथौड़ा देखते हैं जो कि डेवी के घर से बाहर आ रहे थे। और हंसते हुए शिविशु कहता है कि अच्छा है, मैंने सोचा नहीं था कि ये चीज़ इतनी आसानी से काम कर जाएगी। अच्छा हुआ कि इस बॉने ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, इसके सही में बहुत अच्छी स्किल्स है। ये सब सुनकर हात्सु शिविशु से पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो बॉने को अपना हथौड़ा दे देगा कुछ समय के लिए। और यहाँ हम शिविशु की थिंकिंग को समझ पाते हैं और समझाता है कि कैसे गरीब या कमजोर लोग उस समय का एक ट्रॉमा अपने साथ लेके चलते हैं जब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान किए जाते थे दूसरे लोगों के द्वारा। और अगर उन्हें वही समय वापस से याद दिलाया जाए तो उन्हें वो सभी चीज़ें वापस से याद आती हैं और काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी फील करते हैं वैसे लोग के साथ जिनके साथ सेम ऐसी चीज़ें हो रही हो और वो उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। और मुझे लगा ये डेवी भी बिल्कुल वैसा इंसान होगा। हो सकता है बाद में उसे काफ़ी बुरा लगे अपनी डिसीजन के लिए क्योंकि उसने वो सारी पावर खो दी। उसके बाद हम वो न्यून के घर को देखते हैं जहाँ पर शिविशु, हात्सु और बॉना अपने हाथ में हथौड़ा लिए आ जाते हैं और वो कहते हैं हंसते हुए कि हम तुम्हारा हथौड़ा वापस ले आए। उनके टीममेट के अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलते हैं। जहाँ रैक कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया टर्टल, वही इवान कहता है मैं भी तुमसे इम्प्रेस हूँ। और शिविशु काफ़ी हम्बल दिल से कहता है कि मैं बस लकी था। इसी के साथ वो पूछता है तो क्या आप खून को जगा सकते हैं इस हैमर का यूज़ करके। खून कहता है कि हम इस हथौड़े का यूज़ करके खून के दिल पर एक जोरदार वार करना है और बस इसी से काम हो जाएगा। और वो उस बॉने को कहता है कि जाओ छोटे यौन उसकी मदद करो। और वो बोना उस हथौड़े का यूज़ करके एक बहुत ही पावरफुल वार करता है खून की छाती पे। और इसी के साथ हम देखते हैं दूसरे ही पल उनका बॉक्स टूट जाता है और उसके शीशे चारों तरफ हवा में फैल जाते हैं। बॉना वो हथौड़ा खून की छाती पर रख देता है
वहीं वून शिविशु को कहता है कि सॉरी, मैं भूल गया था तुम्हें कुछ बात बताना कि खून जब उठेगा तो उसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि मेरी सारी पावर इस हैमर के अंदर है, जबकि खून फैमिली के मेंबर जिसको मैंने पहले बचाया था उसके साथ मैंने अपनी सारी पावर यूज़ भी नहीं की थी, तभी उसे कुछ परेशानियाँ देखनी पड़ी थी, जैसे कि थोड़ा सा बुखार। और खून जिसे मेरी पूरी पावर का यूज़ करके उठाया जा रहा है तो उसे कुछ परेशानी हो सकती है उठने के बाद, तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। शिविशु चिल्लाते हुए कहता है तुम इस कारण हमें पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन वून कहता है कि हम सिर्फ उसे जगा सकते हैं, वो बच जाएगा बेशक, लेकिन इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते उसकी मदद के लिए। और वह हम सबको शौक देखते हैं क्योंकि खून वापस से जाग चुका था और वो सबसे पहले ये पूछता है कि मैं कहाँ और बैम कहाँ है। और उसके कुछ दिनों बाद हम देख पाते हैं कि खून अपने दोनों पैरों पे खड़ा है और टावर के बाहर देख रहा है, जहाँ शिविशु उससे पूछ रहा होता है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो, जिसके जवाब में खून सिर्फ इतना कहता है कि मुझे अभी भी थोड़ा सा बुखार लग रहा है, शायद उस हथौड़े की वजह से। रेचल वाले इंसिडेंट के बाद खून अब जाके उठा था और उससे अब जाके सारी चीज़ें पता लगी थी कि कैसे रैक के साथ क्या क्या हुआ और बैम कितनी सारी चीज़ों के साथ गुजरा है, और वो उस सब चीज़ों के लिए खुद को कोस रहा होता है। लेकिन शिविशु उसे कहता है चेयर अप बडी, ये सब होता रहता है। हम खून की आंखों में एक खालीपन देखते हैं। वो शिविशु से पूछता है क्या बैम ट्रेनिंग कर रहा है अपने मास्टर का बदला लेने के लिए। ये सुनकर शिविशु कहता है हाँ, सुना तो मैंने भी था कुछ समय पहले कि बहुत ही ज़्यादा टफ ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो किसी यामा नाम के आदमी को अपने साथ जोड़ सके उनकी मदद करने के लिए। उन यामा का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उससे पूछता है क्या ये वही है जिसको हम स्लेयर बेलोड यामा के नाम से जानते हैं। हाँ वही, ऐसे तो ये अफवाह है, लेकिन हमने सुना है कि उस बैटल के बाद जो कि लास्ट स्टेशन पे हुई थी, कालावान को वहाँ से भगा दिया गया और उसे गार्ड का नौकरी दिया गया है जहाँ पे जिनसू वहाँ को पकड़ के रखा गया है। इसी के साथ यहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा लाइट भी हो जाता है जब खून शिविशु को कहता है कि मेरा सर छूना बंद करो। लेकिन शिविशु कहता है क्यों, हम तो दोस्त हैं और मैंने तुम्हारी जान भी तो बचाई है, इतना बुरा बिहेव ना करो मेरे साथ। पर एक बात श्योर है कि वो अभी तक मरा नहीं है क्योंकि रैंकिंग ऑफिस ने उसे अभी तक डेड घोषित नहीं किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्लेयर कराका उस जगह पे एक हमला करने वाला है क्योंकि उसे पता लग गया है कि जिसमें वहाँ कहाँ पर है, और इसीलिए वो यामा की मदद लेना चाहता है इस अटैक के अंदर। और उसी के लिए बैम को एक मिशन पे भेजा गया है ताकि वो यामा की मदद ले सके उस चीज़ को पूरा करके। शिविशु यहाँ पे खून को बताता है कि असल में वो एक रगरैट को ढूंढ रहे हैं जो कहा जाता है यामा के गैंग के लोगों को, जो कि टावर में एक रेगुलर की तरह मिशन पर गया था और फिर कभी वापस ही नहीं आया। और यामा इसको ढूंढने के लिए पागल है, और अगर मैड्रॉक और कराका इसको ढूंढ लेते हैं तो वो उसके साथ एक डील कर सकते हैं जिसके बाद यामा इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा शायद। मुझे सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन बैम उसी लड़के को ढूंढने के लिए गया है ताकि यामा की मदद हो सके आने वाले युद्ध में, जहाँ दो स्लेयर आपस में जुड़कर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाए और करावान को हरा सके। शिविशु खून से पूछता है तो क्या तुम भी इसमें शामिल हो। उन कहता है ये भी कोई पूछने की बात है, तुम चाहते तो भी मुझे रोक नहीं सकते थे। और एक चीज़ और समझ लो, मैं उन लोगों में से हूँ जो तुम्हें ज्वाइन करने दे रहा हूँ इन चीज़ों में, तो ये चीज़ भूलना मत। हम शिविशु का सड़ा मुँह देखते हैं जो कहता है ये घमंडी लड़का। बहुत बुरा हुआ कि इसकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं हुई एज अ रिएक्शन उस हथौड़े से उठने के बाद। वही स्टोरी वापस से बैम की तरफ फोकस करती है जो कि लॉर्ड कांजन का सामना कर रहा था और उसे कह रहा था कि फक को तुम जैसे बेवकूफ़ लोगों की जरूरत नहीं है। बैम उस समय ये भी कहता है कि अगर मेरी चलती तो मैं इस पूरे शेल्टर को ही ख़त्म कर देता, लेकिन हमें यहाँ की मदद चाहिए और इसीलिए मैंने अपने आप को सिर्फ कंट्रोल कर रखा है, ये सब देखते हुए भी। इसके साथ ही बैम एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला होता है जिसमें आसमान में एक बहुत बड़ा और बन रहा होता है शिनशु का, जिसे देख के लॉर्ड कांजन डर जाता है और कहता है कुछ करो इंटर्न, मुझे बचाओ। वो इंटर्न को ये लालच भी देता है कि मैं तुम्हें फुल टाइम कर दूंगा, नहीं बल्कि सुपरवाइजर बना दूंगा हेडक्वार्टर में बोल के। ये सुनकर इंटर्न खुश हो जाती है और उसके आगे आ जाते हैं और कहती है ठीक है सर, मैं इसे रोकूंगी, लेकिन आपको मेरी जॉब पक्की करनी पड़ेगी। बैम उस इंटर्न से पूछता है क्या तुम्हारी ज़िंदगी की बस इतनी वैल्यू है, एक मामूली सी जॉब। लेकिन वो इंटर्न कहती है मुझे लगता है तुम मुझे नहीं मारोगे, और वैसे ही मैंने काफ़ी मेहनत की यहाँ तक आने के लिए, और अगर ये सब करके मुझे एक स्टेबल जॉब मिल जाए तो क्या बुराई है। इंटर्न बैम से कहती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या मतलब है, तो हमारे जैसे आम रैंकर नहीं हो, तुम तो टावर चढ़ते रहोगे और एक टाइम के बाद काफ़ी हाई लेवल रैंकर बनोगे और काफ़ी सारा पैसा और काफ़ी अच्छी लाइफ तुम्हें मिल पाएगी। लेकिन हमारा क्या, हमें तो जॉब करनी होती है और उसके हमें सारे चांसेस लेने ही पड़ते हैं। इसी बीच बैम का टीममेट से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, यहाँ पे और भी ज़्यादा गार्ड आ रहा है। और बैम इन सब चीज़ों को बीच में छोड़ के एक अटैक के साथ वहाँ से कूद जाता है और सीधे जेट के अंदर लैंड करता है। बैम और लुई जेट के अंदर आ जाते हैं जहाँ वो केजर और हॉकनी से मिलते हैं। बैम बताता है कि मेरे टीममेट्स हैं जिन पे फ़ोन से बात कर रहा था। केजर लुई को देख के कहती है कि जरूर यही वो लड़का है जो कि डाइंडेंग का फ्रेंड है जिसको यामा ढूंढ रहा है। लुई को यहाँ पे लगता है कि सभी उसका यूज़ कर रहे हैं ताकि वो डाइंडेंग तक पहुँच सके और यामा को उसे बेच सके। लेकिन बैम उसको यहाँ समझाता है कि यामा उसको कुछ परेशान नहीं करने वाला, बल्कि बदले में वो उनकी मदद करेगा अगर वो डाइंडेंग को उसके बाप के साथ मिला दें। लेकिन लुई उन्हें कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि अगर हम यामा के पास वापस जाते तो उसका क्या मतलब है, हम एक तरीके से गुलाम हो जाएंगे और हमने बाकी की ज़िंदगी फाइटिंग डॉग की तरह बितानी पड़ेगी, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मारना और लड़ाई लड़ना है यामा के लिए। लुई बैम को बताता है कि वो दोनों लॉर्ड यामा के मदरशिप कीज के अंदर पैदा हुए थे
और जो भी वहाँ पैदा होता है वो सिर्फ यामा के लिए काम करता है और उन्हें कुत्ता कहा जाता है। हम दोनों का जन्म एक ही साल, एक ही दिन, एक ही समय पर हुआ था। कितनी अजीब बात है, लेकिन फिर भी आगे जाके हम दोनों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली थी। एक तरफ डैंग डैंग केज के प्रधानमंत्री गार्डो का बेटा था और मैं सिर्फ एक आवारा कुत्ता। और पैदा होने के साथ ही मुझे डैंग डैंग का एक सेवक बना दिया गया। पूरे केज में सिर्फ डैंग डैंग ही ऐसा अकेला था जो मुझे दोस्त की तरह देखता था। उसने कभी मेरे साथ नौकर ऐसा बिहेव नहीं किया। उसके वजह से मेरे को कभी गले में पट्टा नहीं पहनना पड़ा। और एक बार मैंने सुना भी था कि डैंग डैंग अपने पेरेंट्स के सामने रोते उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे कहीं भी कॉलर ना पहनाया जाए। केज एक ऐसी दुनिया है जहाँ पावर ही सब कुछ है। मैं शुरू से ही पावरलेस था, मेरे पास कोई भी ताकत नहीं थी और इसीलिए दूसरे कुत्ते मुझे काफ़ी दूसरी नज़रों से देखते थे और मुझे परेशान किया करते थे। केज के लोग इतने ज़्यादा सख्त थे, उसके बाद भी बार बार मुझे उनके द्वारा मारा पीटा जाता था। और डैंग डैंग की वजह से हम लोग को टावर चढ़ने का मौका मिला जहाँ पर हम सही रूप में एक दूसरे के दोस्त बन पाए। डैंग डैंग के पावरफुल होने की वजह से हम टावर पर यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन डैंग डैंग सही रूप में आज़ाद होना चाहता था और इसीलिए उसने केज से अपने सारे कॉन्टैक्ट बंद कर दिए और हम एक होमलेस डॉग बन गए। लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ से भाग पाते, यामा के कॉम्बैट डॉग्स ने हम पर हमला कर दिया। डैंग डैंग ने मुझे बचाने के लिए खुद को पकड़वा दिया और उससे भी रेगुलर एरिना में पकड़ के रखा गया है जहाँ पे हमारे जैसे लग रैट्स को लड़वाया जाता है केज के अंदर। और जो होमलेस डॉग काफ़ी सारी फाइट जीतता है उसे बनाया जाता है फाइटिंग डॉग। और ये फाइटिंग डॉग ज़िंदगी भर लॉर्ड यामा के लिए काम करते हैं, उसी के लिए लड़ाई करते हैं, उसके हर ऑर्डर को मानते हैं। लेकिन मुझे पता है मेरा दोस्त डैंग डैंग कभी वहाँ लड़ाई नहीं करेगा क्योंकि कभी वो यामा का कुत्ता बन के नहीं रहना चाहता, चाहे उसे लूज़र ही बनना क्यों ना पड़े या उसे मरना ही क्यों ना पड़े। इतनी बुरी तरीके से लॉर्ड यामा से बचना चाहता है और तुम उसे वापस वहीं भेजना चाहते हो। लेकिन तभी शिप के साइन बनने लग जाते हैं और हॉकनी बताता है किसी एनिमी ने हम पे हमला कर दिया है, ये उसी का सिग्नल है और वो हमारे पीछे आ रहे हैं। चेजर यहाँ पे हॉकनी को अपनी स्पेशल एबिलिटी, अपनी उन आँखों का यूज़ करने कहती है जिसका यूज़ करके वो फ्यूचर देख सकता है। और इसी के साथ हॉकनी उन सभी एनिमी प्लेन्स को एक ही बार में ख़त्म कर देता है। हम उन्हें ब्लास्ट होते हुए देख पाते हैं, लेकिन रियल एनिमी जेट के अंदर घुस चुके थे और यहाँ हम उनको स्क्रीन पे देखते हैं जो बैम को कहते हैं सामने आने के लिए। और ये वही दोनों होते हैं जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बैम के 2 टीममेट्स को किडनैप कर लिया था और उससे कुछ बदला लेने की बात कर रहे थे। बैम ने इस अजीब रैंकर को इससे पहले कभी नहीं देखा था, वो काफ़ी ज़्यादा शौक था कि इसके हाथों में कैसे एक सांप है। इसी के साथ चैप्टर 3 की स्टोरी यहीं खत्म होती है और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि ये दोनों आखिर है कौन और ये बैम के पीछे क्यों पड़े हैं और उन्होंने उसके टीममेट्स को किडनैप क्यों किया। वहीं हम वो नहीं उनकी स्टोरी को भी आगे देखेंगे कि खून आगे क्या करने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और कौन सी टावर ऑफ गॉड की वीडियोस चाहिए।